राष्ट्र निर्माता युवाओं की शिक्षा कैसी हो। प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, पूर्व कुलपति, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर। स्वामी विवेकानंद देश के युवकों को शिक्षित करने के लिए सदैव देशवासियों को प्रेरित करते रहे और स्वयं प्रयत्नशील रहे। ज्ञान मानव शरीर का आभूषण है। किसी देश के उत्तरोत्तर विकास हेतु शिक्षा का विकास होना बहुत आवश्यक है। अगर विकसित देशों की संपन्नता पर एक दृष्टि डाली जाए तो यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि इसमें उनकी शिक्षा योजना का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है। इसमें युवाओं की जनसंख्या 70% से अधिक है। अगर इनकी संपन्नता के रास्ते पर वर्तमान समय में समुचित ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में देश को कैसी असंतोष की भयावह स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा सोचकर सिहरन होता है। इस समस्या का त्वरित समाधान निकालना आवश्यक है। एक समयबद्ध योजना का किसी कार्य पर क्या असर पड़ता है, इसे एक उदाहरण से जाना जा सकता है। हमेशा यह बात आम रूप से कही जाती है कि यदि हम जलवायु को स्वस्थ रखना चाहते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाह रहे हैं, मानसून को नियंत्रित करना चाह रहे हैं, तो हमें प्रतिवर्ष अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए। लेकिन इस कार्य को एक योजना के रूप में ले लिया जाए और आपके स्कूल कॉलेज के छात्र छात्रों की संख्या 500 है और हर छात्र को एक पौधा लगाना है, तो यह कार्य 1 वर्ष में ही समाप्त हो जाएगी और स्कूल कॉलेज की छात्र शक्ति का उपयोग अगले वर्ष क्षेत्र के दूसरे भाग में किया जा सकता है। अगर एक जिले की जनसंख्या द्वारा यह किया जाए तब क्या होगा, और अगर 150 करोड़ की जनसंख्या द्वारा यह कार्य किया जाए तब क्या होगा। जो कार्य पौधारोपण के रूप में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, वह देश की मानव शक्ति 2 से 3 वर्ष में पूर्ण कर सकती है। लेकिन मित्रों, हमारा कार्य केवल पौधा लगाना नहीं है, बल्कि उसे संरक्षित कर वृक्ष भी बनाना है। हम यह कर सकते हैं कि स्कूल कॉलेज में अनुशासन बनाते हुए प्रतिवर्ष लगे हुए पौधों को अगले वर्ष उसी कक्षा के छात्रों को उन पौधों को संरक्षित करने हेतु सौंप दें। हाँ, यह भी हम कर सकते हैं कि जिन छात्रों ने एक पौधे को वृक्ष बनाने में योगदान दिया है, उसका नाम सहित फोटो भी लगाएं। यह भी कर सकते हैं कि स्कूल कॉलेज की वार्षिक विवरणिका पुस्तक में इन तथ्यों का उल्लेख करें। आइए हम इस योजना को शिक्षा की ओर ले चलें। कॉलेज शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल शिक्षा से देखने की आवश्यकता है। हमारे देश में उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उच्च शिक्षा में बच्चे स्कूली शिक्षा से होकर जाते हैं। अगर स्कूली शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो उच्च शिक्षा के गुणवत्ता उन्मुख होने के बारे में सोचना ठीक नहीं होगा। स्कूली शिक्षा हेतु जो छात्र छात्राएं हमें मिलते हैं, उन्हें खराब नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा हेतु जो वातावरण हम उन्हें देते हैं वह उचित नहीं होता। सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल में अंतर साफ दिखता है। एक स्कूल के अच्छा होने के लिए उसके शिक्षण कक्ष का समय के अनुसार अच्छी तरह से सुसज्जित होना बहुत आवश्यक है। हमारे अधिकांशतः स्कूल कॉलेज समय के अनुसार पूर्णतया सुसज्जित नहीं है। अगर शिक्षण कक्ष वातावरण के अनुसार पूर्णतया सुसज्जित है, लेकिन शिक्षक शिक्षण में अच्छे नहीं हैं, तो छात्रों के प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। ज्ञातव्य हो कि एक प्राध्यापक को कक्षा में पढ़ाने हेतु निर्देश दिए जा सकते हैं, लेकिन उसे कक्षा में अच्छा पढ़ाने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। अतः यह बात भी मायने रखती है कि शिक्षक में छात्रों को अच्छी शिक्षा दान करने की ललक भी होनी चाहिए।
शिक्षक का शिक्षण वह अगरबत्ती है जो अपने शिक्षण के बल पर अपने शिष्यों के बीच में जीवन भर महकता रहता है और उसके शिक्षण की सुगंध या दुर्गंध को छात्र अपने जीवन में समाज के प्रत्येक मिलने वाले व्यक्ति को बांटता रहता है। शिक्षक को इस बात को समझना चाहिए। अच्छा शिक्षक विषय के ज्ञान को इस रूप में छात्र को देना चाहता है कि उस विषय का सरल ज्ञान छात्र में समाहित हो जाए और उस ज्ञान को और अच्छा करने की जिज्ञासा उसमें जागृत हो जाए। मेरे समय में उदय प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज वाराणसी में एक श्रीवास्तव जी भौतिक शास्त्र के अध्यापक थे। उनकी कक्षा में पढ़ने हेतु गणित ग्रुप के छात्र बायोलॉजी ग्रुप के कक्षा में चले जाते थे। उनके 60 की कक्षा में 100 छात्र बैठते थे। आज भी उन्हें मैं याद करता हूँ। वे केवल कक्षा में पढ़ाते नहीं थे बल्कि अपना अधिकतम छात्रों को देने को उद्यत रहते थे। क्या अभिभावक के रूप में हम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में ऐसे शिक्षक की इच्छा नहीं रखते? यहाँ विचारणीय बात है कि कुछ शिक्षक ही क्यों उंगली पर गिनते योग्य हैं। सभी शिक्षक अच्छे क्यों नहीं हो जाते? कम शिक्षक से यह विषय के अधिक पेपर का शिक्षण कार्य कैसे किया जा सकता है? शिक्षण भार के निर्धारित मापदंड के अनुसार शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उच्च शिक्षा हो या स्कूल शिक्षा हो, हर शिक्षक हर विषय का शिक्षण करने के लिए अच्छा नहीं होता। यह निश्चित करना प्रबंधन का दायित्व है कि विशेषज्ञता के अनुसार शिक्षक का चयन करें। अगर कुछ शिक्षक अधिक भी रखना हो तो कोताही ना करें। अगर किसी स्कूल, कॉलेज में शिक्षकों की संख्या कम है तो इसका सतत निरीक्षण किया जाना चाहिए। ज्ञातव्य हो कि प्राइवेट एवं सरकारी स्कूल, कॉलेज के शुल्क में अंतर है और छात्र आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने हेतु विवश हैं। यह धरातल की सच्चाई है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। जनता जानती है कि संपन्नता का सरल शॉर्टकट मार्ग शिक्षा से होकर जाता है। हर नागरिक अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। जावेद कार मैकेनिक है। वह अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर अपनी पीढ़ी को सुधारना चाहता है, लेकिन वह अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उतना अधिक स्कूल फीस देने में वह असमर्थ है। शिक्षक राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। यह खराब हो गई तो राष्ट्र को सुधारना कठिन है। हमारे राष्ट्र का उच्च कोटि का होना आवश्यक है। हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए? यहाँ के वासियों में निम्न भावना होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्। बहुत से राष्ट्र हमारे भारत की ओर विनम्र भाव से देख रहे हैं। उन्हें पॉलिटेक्निक से निकले छात्रों या कुशल छात्रों की प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मकान बनाने वाले इत्यादि की आवश्यकता है। बहुतों को इंजीनियर की आवश्यकता है जो उनके पुल, रेल, मेट्रो रेल, बंदरगाह बनाने का कार्य कर सके। आने वाले समय में भारत रेल, दवा, हवाई जहाज, कार इत्यादि का ऑर्डर लेने में समर्थ हो जाएंगे। अपने देश का भविष्य अगर आप सकारात्मक देखना चाहते हैं तो वह बहुत उज्जवल है। गंगोत्री से जब गंगा का जल निकलता है तो वह स्वच्छ रहता है, लेकिन मैदानी भाग में आने पर वह कई जगह दूषित होता है। अंत में समुद्र में मिलते समय स्वच्छ रहता है। मानव शरीर भी जन्म के समय बिल्कुल स्वच्छ रहता है। वातावरण एवं परिस्थितियों के अनुसार स्वच्छ या दूषित होता है, लेकिन मानव शरीर का कंप्यूटर मस्तिष्क जिससे शरीर संचालित होता है प्रारंभ में बिल्कुल रिक्त ही होता है।
इसको फॉर्मेट कर जैसा सॉफ्टवेयर इसमें डाला जाता है वैसा ही वह काम करता है। केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के प्राथमिक दायित्व में आता है कि राष्ट्र के नागरिकों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। राष्ट्र जल, सड़क एवं बिजली, राशन, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था अपनी क्षमता के अनुसार भरपूर रूप से कर रहा है, लेकिन इन व्यवस्थाओं को प्राप्त करने वाले समाज के नागरिक अपने परिवार के बच्चों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था हेतु सरकार की ओर देख रहे हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के 70 वर्ष बाद इन युवाओं की संख्या कुल जनसंख्या से 70% है। अतः उपर्युक्त के अलावा वर्तमान में स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा हमारी प्राथमिकता में होनी चाहिए। उच्च शिक्षा का मार्ग प्राथमिक शिक्षा से होकर जाता है। इस शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन कर हम उच्च शिक्षा हेतु अच्छे छात्रों की व्यवस्था कर सकते हैं। आरंभ में छात्र को नहीं मालूम रहता है उसे कैसी शिक्षा चाहिए, लेकिन उसे स्कूल तैयार कर सकता है। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हो कि स्कूल के अलावा अतिरिक्त शिक्षक का प्रयोजन शिक्षा कर्मी के रूप में न पड़े, अतिरिक्त कोचिंग की आवश्यकता न पड़े। क्या ऐसा वातावरण बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है। इसे स्कूल के शिक्षक एवं प्राचार्य मिलकर बना सकते हैं। प्रातः यह देखा जाता है कि स्कूल कॉलेज खोलने की घोषणा पहले की जाती है और इसका निर्माण बाद में किया जाता है। एक स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय को पूरे वेग से कार्य करने में कई वर्ष लग जाते हैं। क्या यह क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध नहीं करता? क्या आर्थिक रूप से कमजोर छात्र को अपने क्षेत्र से बाहर जाकर स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा लेना संभव है? शायद नहीं। एक क्षेत्र के विश्वविद्यालय में आवश्यकता के अनुसार सभी विषय के विभाग खोलने में वर्षों लग जाते हैं। मानव कल्याण हेतु शिक्षा का विकास त्वरित किया जाना चाहिए। क्या यह संभव है कि शिक्षा विभाग एक रोड मैप बनाने वाला विभाग सृजित करे और रोड मैप के अनुसार पूरे राज्य के पूरे क्षेत्र में कितने स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय होंगे उनको सृजित करे, साथ में बजट के साथ इसकी मॉनिटरिंग करे और जिस दिन इस स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को खोले उसी दिन से पूरे वेग से काम कराएं। क्या ऐसी कल्पना की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। जिस देश में युवाओं की संख्या 70% से अधिक हो, वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते। विकास के समय को क्या कम किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। आज की जनसंख्या अपनी समस्या का तत्काल समाधान चाहती है। हम यह कहकर हाथ नहीं खड़ा कर सकते कि सभी शिक्षितों को रोजगार देना सरकार का कार्य नहीं है। क्या हम पानी, बिजली, सड़क, राशन, स्वास्थ्य के बारे में ऐसा कह सकते हैं? देश के नारियों की प्रसाधन व्यवस्था हम 70 वर्ष बाद भी नहीं कर पाए हैं, तो इसमें दोष योजना का है। कोविड के पहले छात्र एवं शिक्षकों के बीच में ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कोविड काल में दोनों इस शिक्षा हेतु मजबूरी से तैयार हो गए। यह इस बात को दर्शाता है कि जो ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कई वर्षों के बाद प्राप्त करते हैं, हमने तत्काल प्राप्त कर लिया। क्या ऐसी सोच अन्य कार्यों हेतु भी विकसित की जा सकती है? की जा सकती है, क्योंकि इसकी ऊर्जा हम में विद्यमान है, लेकिन ऐसी योजना बनते नहीं दिखती। नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने के स्थान पर सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अच्छा बनाने की आवश्यकता है। अगर आज के युग में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय अपने वातावरण को डिजिटल करने में असमर्थ है, तो इसमें गलती किसकी है? क्या इसके लिए केंद्रीकृत प्रयास की आवश्यकता नहीं है? बहुत से कार्यों को करने में बाधाएं हैं। यदि
स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय भी कुछ करने जाता है तो बहुत सी बाधाएं आती हैं। इन सब के लिए एक संयुक्त केंद्र बनना चाहिए और समस्याएं आने पर इसे ही समाधान करना चाहिए। नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। इसमें भारत की भाषाओं पर जोर दिया गया है। इसे सामान्य रूप से लागू करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यह बात सत्य है कि एक ही प्रयास में सतत रूप से छात्र स्नातक नहीं कर पाता है। इसके लिए नई शिक्षा नीति में बीए, बीएससी, बीकॉम, प्रथम वर्ष स्नातक सर्टिफिकेट, द्वितीय वर्ष स्नातक डिप्लोमा, तृतीय वर्ष स्नातक डिग्री, चतुर्थ वर्ष स्नातक रिसर्च एवं पंचम वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट में डिग्री का होना एक अच्छी नीति है। इसमें गरीब छात्रों को जो एक प्रयास में डिग्री कोर्स नहीं करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए इस नीति से लाभ होगा। प्रत्येक विषय में अलग से रोजगार पर सर्टिफिकेट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स खुलना चाहिए और विश्वविद्यालय के अलावा कहीं और से मान्यता लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इनको पढ़ाने के लिए अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था होनी चाहिए। आज के दिनांक में कोर्स की फीस वहन करना हर परिवार के लिए संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई छात्र अध्ययन करना चाहता है और आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अध्ययन से वंचित हो जाता है, तो यह बात राज्य के लिए सोचने की बात है। हर राज्य में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हर छात्र को अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा मिल सके। एक नए विश्वविद्यालय में नियमित छात्रों की सीट 10,550 है और प्राइवेट छात्रों की संख्या 60,000 है, तो यह दर्शाता है कि नियमित सीट के कम होने के कारण छात्र प्राइवेट से शिक्षा लेने को विवश हैं। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अधिकांश छात्र नियमित शिक्षा ले सकें। हम एक ही कॉलेज, विश्वविद्यालय में नियमित छात्रों की संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस हेतु हमें सुबह एवं दिन दोपहर की पॉली में कॉलेज विश्वविद्यालय को खोलने के लिए कॉलेज विश्वविद्यालय को अनुमति देनी होगी एवं अध्यापकों की संख्या बढ़ानी होगी, जो आर्थिक रूप में कमजोर राज्य हेतु कैसे संभव है, इस पर सोचना होगा। हर समस्या का समाधान परिवार में निहित है। जैसे हम परिवार की समस्याओं का समाधान करते हैं, वैसे ही समाज एवं राष्ट्र की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। विलंब केवल नीति बनाने की है। मानव शरीर का आभूषण ज्ञान है। ज्ञान को संवर्धित करने से समाज एवं राष्ट्र शक्तिशाली होता है। उच्च ज्ञान हमेशा राष्ट्र को उन्नत बनाता है। किसी राष्ट्र के सबल, शक्तिशाली होने में केवल पीढ़ी का हाथ नहीं होता है, यह कई पीढ़ियों के सतत प्रयास का फल होता है। सभी राज्यों में इस बात की होड़ होनी चाहिए कि उनके प्रदेश की शिक्षा की नीति सबसे अच्छी है और इस नीति को अपनाने से हमारे यहाँ के छात्रों को रोजगार मिल रहा है। कोई भी राज्य अपनी जनसंख्या के एक निश्चित भाग को ही नौकरी दे पाता है, जिन्होंने अपना रोजगार खोल लिया है। क्या वह रोजगार नहीं है? स्वरोजगार को भी बढ़ावा देना चाहिए। मैंने देखा है कि कपड़े की फैक्ट्री से कपड़ा लाकर फुटकर में कई दुकानदार कपड़े बेचते हैं। दुकान होने पर वे कई फैक्ट्री का माल एक छत के नीचे बेचते हैं। सरकार से समझौते के तहत फैक्ट्री अपनी दुकान बनाकर कई शहरों में अपनी दुकान खोलकर कई लोगों को रोजगार दे सकती है। शर्त यह हो कि लाभ का एक भाग सरकार को देकर एक निश्चित समय में दुकान अपने नाम कर सकती है। सरकार को एक विभाग बनाकर इस पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत सरकार की शौचालय योजना को लिया जा सकता है।
भारत सरकार के अटल आवास योजना को भी लिया जा सकता है। भारत सरकार के हर घर नल योजना को भी लिया जा सकता है। अगर आप ईमानदारी से कार्य करना चाहते हैं तो मानव कल्याण के लिए सीमा आकाश है। आप कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं। जय स्वामी विवेकानंद।